हमारा सवाल है वो क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और गणिता मंजरी से खासकर। लेकिन ये सवाल भले ही गणिता मंजरी से हो, क्लास 9th का हो, लेकिन ये क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बीवीआई क्वेश्चन है, यानी बोर्ड में इसे अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी एग्जाम में 5 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो वहीं सीबीएसई बोर्ड को ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में या एस केस बेस्ड स्टडी वाले में भी इसको डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9th वालों के लिए ही नहीं, 10th वालों के लिए और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड के भी एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से इसे देखिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम ABCD है और जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो मानते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट को A कहते हैं, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, ये ABC ट्रायंगल। दूसरा, हमारे पास ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ABC ट्रायंगल का वो गिवन नहीं है, वो आपको निकाल के दिखाना है, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें गिवन है। तो मिड पॉइंट क्या है गिवन? AB का जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास D है, फिर से ये हमारे पास E है और ये हमारे पास F है। तो मान लेते हैं इस तरह से ये बीच में बनाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास ये है। तो AC का जो मिड पॉइंट है AC, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास E है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स है, D का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5,1। ठीक है, और ये दिया गया है E 6,5। इसके अलावा ये दिया गया है 0,3, F का वैल्यू 0,3, बाकी नहीं दिए गए हैं। तो बाकी आपको निकाल के बताना है, जाहिर सी बात है। तो ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको ये जब मैं पूरा बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो सपोज करो कि इसका कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो हम x1 y1 मान सकते हैं क्या? मान लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट x2 और y2 मान लेते हैं, और c का कोऑर्डिनेट x3 और y3 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट a बराबर x1 y1, b बराबर x2 y2, c बराबर x3 y3। ठीक है, ये तो मान लिया। अब गौर करो, सपोज करो कि मैं ये पूरे ट्रायंगल को भूल जाओ, अब सिंपल सा अपना ध्यान फोकस करो इस AC लाइन पर। ठीक है, अगर AC लाइन पर हम फोकस करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये मिड पॉइंट का केस है, तो रेशियो 1:1 का बन रहा है। रेशियो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, और मिड पॉइंट पहले से ही दे रखा है, आपको निकालना नहीं है, वो दे रखा है, ये तो मिड पॉइंट ही है। और मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स, जो बाहर के जो एलिमेंट है यानी जो वैल्यू है वो हमको नहीं दे रखे, वो हमें निकालने हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला क्या सीखते हो बताओ? जब आपको रेशियो 1:1 का दिया हो तो फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। क्या होता है भाई कि x निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2/2, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर तो आपको मिड पॉइंट गिवन है, तो बस आपको इस पर बैठाना है, यानी 0 के जगह पर x का वैल्यू आ जाएगा, x1 की जगह ये वैल्यू खुद रहेगा और x2 के जगह पर x3 हो जाएगा, क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में है? तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला। तो वो लिखेंगे वी नो, ठीक है, हम जानते हैं वी नो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है कि x बराबर हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2/2, और y निकलने के लिए क्या होता है? x और y निकलने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, ये हमने पढ़ा रखा है। तो आइए जब हम सवाल बनाएंगे तो पूरा फोकस यहीं पर रखिएगा आप अपना। सपोज कीजिए कि हम AB पर बात करते हैं, तो AB का मिड पॉइंट हमको गिवन है 5, तो ध्यान रखिएगा फॉर AB लाइन के लिए यहाँ पर आते हैं। AB लाइन के लिए
हमको कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, यानी x की जगह पर आपको इस x की जगह पर 5 रखना है, यानी 5 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर x1 प्लस x2। तो इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर से इसी लाइन के लिए y कोऑर्डिनेट भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर y1, y की जगह पर क्या डालना है, 1 डालना है। ठीक है, y1 प्लस y2/2, समझ रहे हो ना? x के लिए कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2, ये हमारा x के जैसा बिहेव करेगा। y के लिए y1 प्लस y2/2, ये हमारा y का वैल्यू है। ठीक है, रख दिया क्रॉस गुना, तो हमको आ जाएगा y1 प्लस y2, 2 दूना 2 एकम 2, ये हमारा आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। एकदम आसान से समझना। फिर से आते हैं, यहीं पर लेते हैं फॉर, हम लेते हैं BC के लिए, फॉर BC लाइन के लिए। अब BC के लिए जरा समझिए, फिर से BC के लिए हमको मिड पॉइंट गिवन है 6, तो पहले से गिवन है, तो 6 बराबर, अब हमारा x1 की जगह x2 है और x2 की जगह x3 है, तो लिख सकते हैं क्या, x2 प्लस x3/2, तो 6 दूना 12, तो इस तरह से x2 प्लस x3 बराबर कितना मिला, 12। समीकरण कितना, आई थिंक 3 मिलेगा ये। ठीक है, अगेन अगर y के लिए निकाले तो y का मान पहले से गिवन है 5, तो 5 बराबर y1 प्लस y2/2, क्रॉस गुना करेंगे तो y1 प्लस y2 बराबर कितना, 10, ये हमको मिल जाएगा 4। फिर से आते हैं यहीं पर, अब हम लेते हैं AC लाइन के लिए, तो फॉर AC, ठीक है, AC के लिए बात करते हैं। तो फिर से आपको मिड पॉइंट 0 गिवन है, तो 0 बराबर आ जाएगा x3, यानी x1 प्लस x3/2, ये क्रॉस गुना में जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x1 प्लस x3 बराबर 0, ये हमें मिलेगा 5। फिर से गौर कीजिए, अब y का वैल्यू दिया हुआ है हमें, अगेन y का वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो आ जाएगा कितना, y1 प्लस y3/2, क्रॉस गुना करेंगे y1 प्लस y3 बराबर 6, समीकरण कितना हो जाएगा, 6। ये सवाल क्यों टफ था पता चला ना? तो इस कारण से हमें 3 साइड से 3 अलग अलग इक्वेशन मिले, यानी दो, हर लाइन से 2 2 इक्वेशन मिले। अब आपको सबको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, x1 x2 y1 y2 y3 सबका वैल्यू पता करना है। चलिए, अब बताइए किसको सॉल्व किया जाए कि हमको कुछ इक्वेशन मिलेगा। अगर गौर कीजिए कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में से अगर 5 को घटा दिया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, तो x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमको x2 मिलेगा और यहाँ x3 मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा x2 और x3 का मान हमको पहले से गिवन है, तो हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सके तो बोर्ड मिटाना पड़े, क्योंकि इतना दूर में तो ये बनने से रहा। क्या करेंगे, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम 1 - 5, फ्रॉम 1 - 5, ठीक है, 1 और 5 को घटाने पर 1 - 5, सब्सट्रैक्टिंग 1 - 5, ये आप लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास है x1 प्लस x2 बराबर 10, x1 प्लस x2 बराबर 10, 1, 5 को घटाना है, तो x1 प्लस x3 बराबर कितना, 0। जब घटाते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे का साइन चेंज होता है, x1 कैंसिल, तो x2 माइनस x3 क्या बचा, x2 माइनस x3 बराबर ऊपर कितना बचा, 10, ये हमारे पास 10 बच गया। क्लियर है, समझ आया? तो ये जो इक्वेशन मिला हमें, 6 मिल चुका था, ये हमें मिल गया कितना, 7 नंबर मिला। अब गौर से देखना, आप 7 को और 3 को ऐड कर दो। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि x3 और x3 दोनों में कॉमन है और दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया है। तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे कि एडिंग कितना, 3, 3 एंड 7 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, करेंगे इक्वेशन 3 और 7 को, तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 और 7 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ ऐड करते हैं, जगह तो नहीं है, यहाँ ऐड करते हैं 3 का वैल्यू क्या है, x2 प्लस x3 बराबर 12, और 7 हमको यहाँ पर मिला था। ठीक है, ये 7 है, x2
माइनस एक्स थ्री बराबर 10। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों मिलके 2x2 यानी एक वो x2 मिलके 2 हो गए x2, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 22 होगा। 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 2 के पहले से कट गया 11 मात्र। तो x2 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, हमको 11 आ जाएगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो ये मान तो हमको 11 मिल गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन इसमें अगर बैठा दिया जाए इस वाले में, तो हमको x3 का मान पता चल जाएगा। 7 में बैठा दीजिए, तो फ्रॉम फ्रॉम 7 से, फ्रॉम 7 में बैठाइएगा तो आपको क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिए। फ्रॉम 7 में यहाँ देखिए x2 का वैल्यू हमको मिला है 11, तो x2 को जगह बैठाइए 11 माइनस x3 बराबर 10, ये उधर जाएगा तो माइनस x3 बराबर 10 माइनस 11, तो माइनस x3 बराबर हमें मिलेगा कितना 11, इसमें से घटाएंगे तो आएगा -1, -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x3 बराबर मिलेगा 1। तो x3 का कोऑर्डिनेट हमें मिला 1। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब गौर करो इक्वेशन 1 को, अगर इक्वेशन 1 में x2 का मान को सब्स्टिट्यूट किया जाए, जो x2 का मान हमें 11 मिला है, यहाँ 11, तो 11 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो x1 का मान हमें कितना मिलेगा, x1 का वैल्यू हमें -1 मिलेगा। तो इस तरह से हम सारा का सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो फ्रॉम आप 1 से लिख सकते हो, 1 से x1 का मान हमें चाहिए, तो x2 का वैल्यू हमें 11 मिल चुका है, x2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x1 बराबर लिख सकते हैं क्या 10 माइनस 11, यानी x1 बराबर कितना आ गया -1। तो इस तरह से भाई साहब गौर से देखिए, इसको एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा x का तो सारा काम हो गया, तो x वाले इक्वेशन को मिटा सकते हैं। तो हम एक जगह लिख लेते हैं, x1 का मान हमें आया है -1, x2 का मान हमको आया है कितना 11, और x3 का मान आया है कितना, x3 का मान आया है हमें 1। तो इस तरह से हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आते चले। मिटाते हैं क्योंकि अब हमको y पर काम करना है। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं सही से, तो इसको मिटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब y के लिए गौर से देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन अगर 3 को घटा दिया जाए, ठीक है, इक्वेशन अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, y1 y2 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, BC के लिए y2 y3 होगा ना, BC के लिए y2 y3 आएगा, है ना, y2 y3 आएगा। इसके लिए हमें y1 और y3 आएगा, वहाँ सही है। तो गौर करो इक्वेशन 2 को, आप इसको भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं कि 2 को और 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम 2 माइनस 6। ठीक है, 2 माइनस 6 कीजिए, 2 माइनस 6 कीजिएगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2 बराबर 2, y1 प्लस y3 बराबर कितना 6। अगर आप घटाइएगा तो साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y2 लिखेंगे, y2 माइनस y3 बराबर 6 में से 2 गया -4। तो ये इक्वेशन हमें कितना लास्ट कहाँ तक मिला था, 6 यहाँ पर है, 2 इधर से मिला था 7, 7 ये हमारे साथ 8 इक्वेशन होगा। अब 8 को और 4 को ऐड कर दीजिए ताकि y3 कैंसिल हो जाए, तो लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 8 एंड 4 वी गेट, ऐड करने पर कितना मिलेगा, गौर कीजिए कि y2 प्लस y3 बराबर 10, फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे तो y2 माइनस y3 बराबर कितना 10, ये दोनों 10 ही है क्या, नहीं ये तो 4 है ना, ये तो 4 आया, -4 आया, जबकि ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो y मिलके 2y2, ठीक है, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, 2 के पहला से कट गया 3, तो y2 का मान हमें मिला कितना 3, तो y2 का मान हमें मिल गया 3। तो इस तरह से y2 का मान आप जस्ट बगल में ही डाल दो, किसमें किसी में डालो ना, y2 का मान यहाँ डालोगे तो y3 का मान आ जाएगा, उतना टेंशन क्यों लेना। ठीक है, तो 4 से आ जाओ, फ्रॉम फ्रॉम 4 से y2 का मान हम 3 पुट करेंगे तो 3 उधर जाएगा, तो y3 का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। बहुत अच्छे। अब y1 का मान हमको चाहिए, तो y3 का मान तो आप निकाल चुके हो ना, तो फ्रॉम किससे, फ्रॉम यहीं से आ जाओ 2 से, फ्रॉम 2 से y1 का मान चाहिए, y2 का मान आप निकाल चुके हो कितना 3,
तो यहाँ 3 डालेंगे, 3 उधर जाएगा तो कितना आएगा, y1 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। तो y1 का मान कितना आ गया, -1। अब इसी चीज़ को यहाँ मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो y1 का मान कितना आया, -1। y2 का मान कितना आया, y2 का मान हमें y2 का मान हमें 3 आया था, ठीक है। y3 का मान हमें कितना आया था, y3 का मान हमें 7 आया था। समझ में आया? ये इसलिए इतना लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप गौर करो, इस सब को मिटा देते हैं। अब हमारा काम इतना का है ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, जहाँ आंसर शीट पर हमको काम करना है। ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x1 y1। x1 का वैल्यू कितना आया, -1 और y1 का वैल्यू कितना आया, -1। तो एक ए का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया ना। फिर से आओ यहाँ पर, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 का मान कितना है 11 और y2 का मान कितना है 3। तो 11 और 3 हमें आ गया। दूसरा सी का कोऑर्डिनेट x3 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है 7। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,7। तो इस तरह से भाई साहब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे हो। तो बोर्ड के नज़रिए से खासकर 10वें वाले बच्चे तो कान खोल के इस सवाल को बना ही ले, सुन ले, है ना। जितना जहन में इस तरह के सवाल को बैठा ले, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले, उतने ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सब सवाल एकदम बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले के पास तो चलो ऑप्शन है, छोड़ भी देगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए। और 9th क्लास में जो बच्चे इस बार गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बनाइए, कॉपी में 3-4 बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10वां में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो आपके लिए हूबहू क्वेश्चन 10th में भी ये काम आएगा। तब तक के लिए